हम बात करेंगे इस चैप्टर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन की। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि आप जानते हैं, मोशन के लिए न्यूटन के द्वारा दिए गए डिफरेंट लॉज हैं जो हमें बताते हैं कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन किस तरीके से फोर्स गवर्न करते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन की बात बिना कॉज के की थी। अब हम उन कॉज के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन बदलता है। तो सबसे पहली बात ये कि फोर्स को क्या डिफाइन किया गया। फोर्स को कहा गया ये वो पुश और पुल है जिसकी वजह से चेंज होने के कारण बनते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी में। या तो हम ये कहें कि इसकी वजह से डायरेक्टली इन सब चीज़ों में चेंज होता है या इनकी वजह से चेंज होने का कारण बनता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को डिफाइन किया गया है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को बदलने से अपोज करती है। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है जिससे बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना नहीं चाहती, और वो तभी ऐसा करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। फिर हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, जो ये कहता है कि हर बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की हो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं m इंटू वी से। मोमेंटम को इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में, पहले लॉ में न्यूटन ने ये बताया कि आपकी बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी कब तक, जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगता। फिर लोगों ने पूछा कि फोर्स लगता है तो क्या होगा, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से न्यूटन ने ये बताया कि अगर फोर्स लगेगा तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, यानी फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसका दूसरे शब्दों में मतलब ये निकल के आता है कि अगर किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस बॉडी या सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे या सिस्टम पे लग रहा है, जैसा कि हमने देखा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन हमें ये मिलता है। क्योंकि जनरली बॉडी के लिए मास कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्स को लिखा जाता है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ये हमेशा सही नहीं है, ये वहाँ सही है जहाँ सिस्टम का मास कांस्टेंट रहता है। अगर मास बदलता है तो वो वेरिएबल मास सिस्टम का केस बन जाता है। इसी के साथ में एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से इम्पल्स आता है, तो हम इम्पल्स को एफ डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें वेरिएबल फोर्स दिया हो तो उस केस में इम्पल्स को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम का तो उसमें हम एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम से भी इम्पल्स को निकाल सकते हैं। हमारा तरीका वही रहेगा कि हमें क्या करना होगा, हमें पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया को साइन कन्वेंशन के साथ कंसिडर करना होगा। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मास ऑफ बॉडी पूछा है। तो देखिए, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए आपको फोर्स को पहले वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लाना होगा। यहाँ से वेक्टर से स्केलर बनाएंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा 10√2। समझ ही गए होंगे आप, √6² प्लस 8² प्लस 10²। तो एफ इतना दिया है, एक्सेलरेशन √2 दिया है, तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा F/m, यानी 10 kg। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उस केस में वो वेरिएबल मास सिस्टम का केस बन जाएगा। वेरिएबल मास सिस्टम के केस कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जैसे आपको कहा एक मशीन गन है, n बुलेट्स फायर करती है पर सेकेंड स्पीड v से, और मास ऑफ ईच बुलेट आपको m दिया है। तो हर फायर के बाद आपकी बुलेट की जो मास है उसके एग्जिट करने के कारण सिस्टम का जो मास है, आपकी जो गन है उसका मास जो है वो रिड्यूस होता जाएगा।
यहाँ पे फोर्स जो रिक्वायर होगा गन को स्टेशनरी रखने के लिए वो कितना हो जाएगा, NMV। ये कैसे आया? डेफिनेटली ये आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आपने क्या किया, d/dt ऑफ p किया होगा। फिर अगर आपको कहा गया कि बुलेट है वो हिट करती है वॉल को और टकराने के बाद रेस्ट में आ जाती है, पूछा वॉल पर कितना फोर्स लगा, तो आप क्या लिखोगे, NMV। क्यों? क्योंकि मास कितना टकराया, NM, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, NMV, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, 0, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो n जो है वो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड है, तो ये मास पर सेकंड बन गया, तो आपको फोर्स मिल गया। अगर इलास्टिकली रिबाउंड बोलते हैं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2NMV। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मास के बदलने का रेट यूज़ कर रहे हैं, मास पर सेकंड जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसे यूज़ कर रहे हैं। फिर एक वैरायटी होती है जिसमें कहा जाता है कि एक लिक्विड जेट है जिसका एरिया A है, उससे निकलने वाला वाटर जो है वो दीवार को हिट करता है स्पीड V से। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, स्पीड दे दिया V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया। क्वेश्चन में कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लिक्विड विद दिस स्पीड, तो कितना फोर्स चाहिए होगा लिक्विड को इस स्पीड से चलाने के लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम v/dt, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदल रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका पानी जेट से बाहर निकल रहा है, तो क्या बदल रहा है, मास बदल रहा है, क्योंकि मास को पर सेकंड आप पाइप से बाहर फेंक रहे हो। मास पर सेकंड को आप क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ पर सेकंड। लेंथ पर सेकंड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स आ गया ρAv²। अगर पूछा पावर डिलीवर बचाओ, तो पावर डिलीवर बताएंगे कैसे, इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू वेलोसिटी। भाई इंस्टेंटेनियस पावर मांग रहा है ये, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा ρAv³। यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि पावर डिलीवर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v⁻³ के। तो ये सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि जेट हिट करता है वर्टिकल वॉल को और पानी जो है वो रिबाउंड नहीं करता, तो कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, ρAv²। रिबाउंड करता है तो डबल कर दो, फंडा वही है बुलेट वाला। क्वेश्चन में कहा कि वॉल से टकराता है और इस तरीके से एंगल थीटा पे टकराता है विद नॉर्मल, तो इस केस में फोर्स ऑन वॉल कितना हो जाएगा, 2ρAv² cos थीटा अलोंग द नॉर्मल। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अब कहा है 5 kg का ब्लॉक है, रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, स्ट्रक किया जाता है जेट से रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। देखिए dm/dt दिया है, तो पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। तो क्वेश्चन में पहले आप जो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है जेट के कारण वो निकालिए, वो कितना होगा, ρAv², ये एक तरीका था, या फिर हम क्या लिखेंगे, v इंटू dm/dt। यहाँ ρAv² की ज़रूरत नहीं है क्योंकि dm/dt सीधे सीधे दिया है, तो 4 स्पीड है और 3 kg मीटर पर सेकेंड आपको मास दिया है। इतना फोर्स आपके ब्लॉक पर लग रहा है, ब्लॉक का मास कितना है 5, एक्सेलरेशन होगा a, तो मैंने फोर्स ऑफ जेट को फोर्स ऑन ब्लॉक के बराबर कर दिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमें मिल जाएगा कितना, 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, तो ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। ये लिखने का यहाँ सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस नाम की कोई थ्योरम भी होती है, इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, इम्पल्स देगा, या कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम देगा। टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को आपको पॉजिटिव लेना है, टाइम एक्सिस के नीचे के एरिया को आपको नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में हमें दिया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।